हमने विंटर कर लिया, हमने समर कर लिया, समर कर लिया हमने। अब ये समर आते आते हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 1 जून। समर आते आते हमारा आ गया 1 जून। ठीक है, 1 जून आ गया, मतलब हमने टाइमिंग तो देख ही लिया था, विंटर की टाइमिंग कब से कब तक होती है और समर की टाइमिंग कब से कब तक होती है, मई तक की टाइमिंग होती है। अब हमारा आ गया अब 1 जून। अब 1 जून की बात अगर आप करो, 1 जून की स्थिति देखो ना, 1 जून की आपको समझना है इसे। 1 जून की अगर आपको स्थिति देखनी है तो सन की लोकेशन देखो, सन की लोकेशन, सन की लोकेशन देखो, ये हमारा क्या है 0 डिग्री, ये हमारा 0 डिग्री है और ये हमारा हो गया कितना 30 डिग्री, मान लो ये 30 डिग्री है। तो सन की लोकेशन 30 डिग्री पे कब होगी, 21 जून को होगी, लगभग लगभग 21 जून को सन की लोकेशन होगी 30 डिग्री पे। अगर हम 1 जून की बात करें तो 1 जून को सन की लोकेशन कहां होगी, थोड़ी सी इससे नीचे हो जाएगी, मान लो इस जगह पर हो जाएगी, यहां पर 1 जून है हमारा, 1 जून को सन की लोकेशन यहां पर है। मतलब आप समझ लो कितना है, 23.5 पे है, 23.5 डिग्री पे है। इसे समझ रहे हैं ना हम, इसे समझना बहुत जरूरी है। हमने डिस्कस कल ही इसे डिस्कस कर लिया था हमने, कैसे हमारा ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो सन की लोकेशन है यहां पर, तो ये जगह है हमारा, ये हमारा जगह है 23.5 नॉर्थ। और 1 जून को मान लो थोड़ा सा इसके आसपास रहता है, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है लेकिन थोड़ा सा मान लो कि 23.5 नॉर्थ, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा पे सन की लोकेशन होती है अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब सन की लोकेशन हो गई यहां पर। अब होगा क्या, होगा ये कि आपको पता है हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कल ही क्लास में हमने डिस्कस किया है, ये वाली हवा जो यहां से ऐसे जा रही है, ये हवा जो यहां से ऐसे जा रही है, इसे हमने क्या कहा, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, इसे हमने कहा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। इसे ये कहां पर जाकर मिलेगी, कौन सा क्षेत्र होगा जहां पर मिलेगी जाकर, ITCZ। तो ये ITCZ 1 जून को कहां है, 1 जून को ITCZ कहां है, यहां पर है। ये हमने कल ही डिस्कस किया था, याद कर लो। ठीक है, ITCZ 1 जून को यहां पर है। अब ये हवा यहां पर जाकर मिलेगी, तो मिलेगी तो क्या होगा, जैसे ही यहां जाएगी ये हवा ऐसे हो जाएगी, है ना, अपनी दिशा बदल लेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट साइड में मुड़ जाएगी। तो ये क्या बन गई हमारी, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड, दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवने, ये बन गई साउथ वेस्ट ट्रेड विंड। और इसी साउथ वेस्ट ट्रेड विंड को हम भारत में क्या कहते हैं, मॉनसून, इसी को हम मॉनसून कहते हैं। तो ये 1 जून का टाइम है, 1 जून को सन की लोकेशन ध्यान रखना है आपको, ITCZ जो है वो है हमारा कहां है, सन की लोकेशन 1 जून को 23.5 पे है, मान लो 23.5 नॉर्थ पे है ये सन की लोकेशन। और ITCZ जहां सन है वहीं ITCZ है, तो ITCZ यहीं पर है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जब ITCZ यहां पर है तो ये जो हवा है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये घुसेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये 0 डिग्री है इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घुसेगी, दिशा कॉरियोलिस फोर्स के अकॉर्डिंग बदल जाएगी, अपने राइट साइड में मुड़ जाएगी, तो ये साउथ वेस्ट ट्रेड विंड कहलाएगी। इसी साउथ वेस्ट ट्रेड विंड को हम मॉनसून कहते हैं। ठीक है, तो ये कहानी जो होती है, ये 1 जून की स्थिति क्या होती है, कहते हैं कि अगर आप भारत का मैप बना लो, ये साउथ इंडिया है, भारत का मैप बना लो तो यहां से ये ट्रेड विंड ऐसे घुसती है, ये ट्रेड विंड यहां से ऐसे घुसती है, इस तरह से, इस तरह से ट्रेड विंड अंदर की ओर घुसती है। तो यहां पर कौन सा राज्य है हमारा, केरल का राज्य, ये हमारा केरल का राज्य है। तो कहते हैं कि केरल में मॉनसून 1 जून को टाइम होता है कि मॉनसून 1 जून को केरल में एंटर करता है। इसी को हम कह देते हैं अराइवल ऑफ मॉनसून, मॉनसून का आगमन 1 जून को। कभी भी ध्यान रखना है, आगे से जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे या कुछ भी ऐसे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि 1 जून ही वो डेट है जब मॉनसून की टाइमिंग होती है घुसने की। लेकिन क्या होता है, कई बार ये थोड़ा पहले भी, जरूरी नहीं है कि ये फ्लेक्सिबल है, ये हवा के हिसाब से, तो हवा पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं कि कब हवा घुस जाए, तो ये फ्लेक्सिबल होता है, जो कई सारे ज्योग्राफिकल कंडीशन पर निर्भर करता है, भौगोलिक दशाओं पर निर्भर करता है। ये मॉनसून जो है, ये मॉनसून वर्ड है, अभी हम देखेंगे कि ये जो मॉनसून वर्ड है, ये मॉनसून वर्ड कई सारी ज्योग्राफिकल कंडीशन पर निर्भर करता है, कई सारी भौगोलिक दशाओं पर निर्भर करता है। वो भौगोलिक दशाएं जो मॉनसून के बनने में सहायक होती हैं। तो ये हवा 1 जून से पहले भी आ सकती है और ये हवा 1 जून के बाद भी आ सकती है, आएगी जरूर, ध्यान रखना है, कभी ऐसा ना हो कि ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है, ये आएगी जरूर हवा, पर थोड़ी सी जल्दी और थोड़ी सी लेट हो सकती है। ठीक है, ये मॉनसून वाली हवा क्यों आना जरूर है, क्योंकि सन की लोकेशन और अर्थ की लोकेशन बदलती रहेगी, तो ये आएगी जरूर हवा, लेकिन थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में हो सकता है। ठीक है भाई, तो हम इसे क्या कहते हैं, अराइवल ऑफ
मॉनसून। तो हमारी गर्मी का सीजन अभी बहुत पीक पे है, सन की स्थिति इक्वेटर के ऊपर है, गर्मी बहुत पीक पे है भारत में, और ट्रेड विंड भारत में अपनी दिशा बदल के घुस रही है, जो भारत में बारिश कराती है। अब देखो कंडीशन क्या होती है, आप कंडीशन समझो। क्या कंडीशन है कि गर्मी बहुत ज्यादा है भारत के अंदर, तो गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी के समय में लास्ट में कुछ प्री मानसून बारिश भी हुई। तो जो प्री मानसून बारिश हुई तो उसकी वजह से क्या हुई, ह्यूमिडिटी बढ़ गई। ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है बारिश में, ध्यान रखना। ह्यूमिडिटी क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता क्या होती है, पानी में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, इज आर्द्रता। आर्द्रता बहुत जरूरी होती है, पानी में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, पानी में जलवाष्प की मात्रा, ये होती है आर्द्रता। तो ये आर्द्रता बहुत जरूरी होती है। तो गर्मी के समय में जब गर्मी बहुत तेज होती है, तो आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा, ये कई बार 9th-10th में क्वेश्चन पूछते हैं कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और बारिश के मौसम में कपड़े थोड़े देर से सूखते हैं, है ना। ये हम कई बार पढ़ते हैं 9th-10th में, ये ज्योग्राफी में या साइंस में ये टॉपिक होता है। गर्मी के समय में डालोगे कपड़े तो जल्दी सूख जाएंगे, आप कहोगे कि धूप बहुत है इसलिए कपड़े सूख गए। वास्तव में क्या होता है कि जो कपड़ा आप ऐसे डालते हो, कपड़े भी बना दिए मैंने, चलो, है ना, थोड़ा यहाँ फूल भी बना दो, फूल पत्ती भी बना दो, ये ऐसे, यहाँ पर एक पिन भी लगा दो कहीं हवा में उड़ ना जाए, ठीक है। तो आपने पिन लगा दी, तो कपड़ा आपने डाल दिया, तो क्या होता है, इस समय ये सन है आपका, बहुत तेज चमक रहा है, पानी भी टपका, ठीक है। तो अब क्या है कि गर्मी के दिनों में जब बहुत गर्मी होती है तब आप इसे डालते हो, तो क्या होता है, इन्वायरमेंट में आर्द्रता कम होती है। तो इन्वायरमेंट में आर्द्रता कम होती है, तो ये क्या करता है, इन्वायरमेंट हमेशा वस्तुओं से आर्द्रता खींचने की कोशिश करता है ना। तो इसमें से आर्द्रता जल्दी वो खींच लेता है, इसकी जो इसके अंदर जो पानी का अंश है वो उसे खींच लेता है। ये गर्मी की विशेषता होती है ना, वो आर्द्रता को खींच लेगा, है ना। गर्म होगी और क्या होगा, गर्मी की वजह से वो गर्म होगा, भाप बनेगा, भाप बन के उड़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब इसी को कर दो आप, ये जून का महीना, ये मान लो कि मई का महीना है, इसे कर दो जुलाई का महीना, बारिश बहुत तेज हो रही है, तो क्या है, गर्मी में आर्द्रता बहुत ज्यादा है। जब आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है तो इसके अंदर की आर्द्रता को वो खींच नहीं पाता है। इसका मतलब है कि गर्मी के अंदर भी आर्द्रता को खींचने की एक कैपेसिटी होती है। जब वातावरण में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कम होती है और गर्मी ज्यादा होती है तो खींच सकता है, और जब वातावरण में गर्मी बहुत ज्यादा है और आर्द्रता भी बहुत ज्यादा है तो वो थोड़ा लेट सूखता है। इसलिए बारिश के दिनों में और ठंड के दिनों में कपड़े थोड़ा लेट सूखते हैं। देखा होगा ना आपने, जल्दी तो नहीं सूख जाते हैं बारिश के दिनों में। आपको लगता होगा क्यों सूखते हैं, क्यों नहीं सूखते हैं, तो वो इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी कितनी है उस पर निर्भर करता है। ह्यूमिडिटी अगर बहुत कम है, पूरी बारिश करा दो, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी इन्वायरमेंट में, तो क्या होगा, वो इन्वायरमेंट इसके कपड़े की ह्यूमिडिटी खींच ही नहीं पाएगा, तो इस वजह से वो लेट सूखते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, जो बारिश कराने में बहुत ज्यादा यूजफुल है, बेनिफिशियल है। देखो ध्यान रखो। अब क्या होगा, कुछ और कॉन्सेप्ट को समझो आप, यहां पर कुछ और कॉन्सेप्ट को समझो। देखो हवा यहां से यहां जा रही है, ठीक है, यहां से यहां गई हवा और वो अंदर भी घुसी, ऐसे ऐसे घुसी। तो ये हवा कहां से कहां जा रही है, पानी से स्थल पर जा रही है, तो इस हवा में आर्द्रता ज्यादा होगी, होगी। तो अगर हवा पानी से स्थल पर जा रही है तो उसमें आर्द्रता ज्यादा होने की संभावना होगी, ठीक है, होगी ना भाई। अच्छा, अब देखो एक और चीज देखो, अगर वो हवा लंबी दूरी से आ रही है, यहां से आई और फिर यहां से ऐसे घुसी, ऐसे घुसी, लंबी दूरी चल के आ रही है हवा, तो जब लंबी दूरी तय करके आएगी तो उसके अंदर ढेर सारी आर्द्रता होगी, ढेर सारी आर्द्रता होगी, है ना। तो ये यहां से हवा, ये पूरा का पूरा समुद्र से हवा चल के आती है, इधर घुसती है और उसी आर्द्रता को ले जाती है यहां भारत के अंदर, और उसी आर्द्रता से बारिश होगी बहुत ज्यादा भारत के अंदर में। तो ये जो आप कहते हो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, ये दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून क्या करती है, बारिश कराती है। तो उस बारिश के पीछे रीजन क्या होता है, ये समुद्रों से एक रीजन, नॉट सारे रीजन, समुद्र से बड़ी मात्रा में ह्यूमिडिटी कैरी करके लाती है अपने पास, और फिर भारत के अंदर जाकर कुछ और कंडीशन होना चाहिए। सिर्फ आएगी और ये ऐसे हो जाएगा तो बारिश नहीं होगी, कुछ और कंडीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक कंडीशन का होना बहुत जरूरी है कि ये हवा ऐसे ऐसे चले। अगर ये हवा, अब इसी को देखो यहां पर, देखो क्लियर है ना, हवा आई, हवा आई, स्थल पर पहुंची। अब देखो ये ऐसे आई, ऐसे घुसी,
क्योंकि यहाँ इक्वेटर है, पता ही है आपको, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ये हवा आई ऐसे घुसी, हवा आई ऐसे घुसी, घुसी हवा। अब अगर मान लो कि बारिश होने के लिए एक और कंडीशन क्या है, देखो ये हवा है, मान लो ये हवा है, इसके अंदर जलवाष्प की मात्रा है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है। अब ये ह्यूमिडिटी अपने आप में कुछ भी नहीं है, अगर इसका संघनन ना हो, अगर इसका कंडेंसेशन ना हो तो कुछ भी नहीं है। तो इस विंड का जिसमें ह्यूमिडिटी भी है, इससे बारिश होने के लिए जरूरी है कि इसका क्या हो, संघनन हो, इसका क्या हो, कंडेंसेशन हो, इसका संघनन हो, इसका कंडेंसेशन हो, ठीक है। अब इसका कंडेंसेशन कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि इसका कंडेंसेशन कैसे होगा। ह्यूमिडिटी वाली जो हवा है, विंड है, इसका कंडेंसेशन होने के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि इसके हवा के टेम्परेचर को कम कर दो। इस हवा के अंदर जो टेम्परेचर है, इस हवा के अंदर टेम्परेचर भी है, हो सकता है देखो आपको कई सारी चीजें समझ में हो सकता है नहीं आए, लेकिन ये वीडियो है, कल वाली भी है, आज वाली भी है, दोनों डाल दूंगा मैं। आप इसे बार बार देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना, बार बार देखोगे, आप समझोगे, आप पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो मैंने कहा ये विंड है, इसके अंदर ह्यूमिडिटी है, इससे बारिश होगी, इसके लिए कुछ कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। वो तभी जब इस विंड का संघनन हो, कंडेंसेशन हो। संघनन मतलब क्या होता है, जलवाष्प का पानी की बूंदों में परिवर्तन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। संघनन मतलब क्या होता है, ये जो जलवाष्प है उसका पानी की बूंदों में कन्वर्जन होता है, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये क्या होता है, हमारा संघनन होता है, ठीक है। तो ये संघनन होने के लिए ये जरूरी है, अनिवार्य शर्त है कि इसका टेम्परेचर कम कर दो, उस हवा का जो टेम्परेचर है उसको कम कर दो। अब जैसे ही उसका टेम्परेचर कम करोगे तो ये उसकी विशेषता होती है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसे हम क्लाइमेटोलॉजी की क्लास में डिस्कस करेंगे, आपको वहां पर ज्यादा समझ में आएगा। बस यहां छोटा सा समझो पार्ट कि जैसे ही आप उसका टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो अपने आप पानी की जो जलवाष्प की जो मात्रा है, जलवाष्प की जो मात्रा है वो अपने आप पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपने आप पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो पानी की बूंदों में कन्वर्जन नीचे होता है, सतह पर होता है, जहां पर हम लोग रह रहे हैं, तो बन जाता है हमारा ओस, ड्यू, ओस। ठंड के दिनों में ओस बनता है, क्यों, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा का, हम जहां पर रहते हैं वहीं पर कंडेंसेशन हो जाता है। जलवाष्प की मात्रा का अगर टेम्परेचर कम कर दो, ठंड के दिनों में अपने आप टेम्परेचर कम हो जाता है, तो अपने आप क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, संघनन हो जाता है। तो जहां हम रहते हैं तो उस जगह पर कंडेंसेशन होता है, और भी कई सारे कारण जिम्मेदार होते हैं उसके लिए। तो उस जगह पर क्या बन जाता है, ओस। और अगर वही कंडेंसेशन ऊपर हो, ऊपर, तो बन जाते हैं बादल। वही कंडेंसेशन अगर ऊपर हो, कहां पर ऊपर, 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे, 6 किलोमीटर की ऊंचाई पे, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे, जमीन से ऊपर, है ना, क्षोभ मंडल के अंदर, ध्यान रखना है, सबसे नीचे वाला मंडल क्या होता है, क्षोभ मंडल। तो अगर ये कंडेंसेशन क्षोभ मंडल वाली ऊंचाई पे हो तो क्या बन जाते हैं, बादल। और अगर ये कंडेंसेशन नीचे वाली जगह पर हो तो बन जाते हैं ओस। इसे हम आगे पढ़ेंगे, ओस क्यों बनते हैं और बादल क्यों बनते हैं, बस इतना समझो अभी आप। बस मैं ये आपको यहां पर समझा रहा हूं कि जलवाष्प से भरी हुई जो पवन है, जो हवा है, उसके अंदर कंडेंसेशन होना चाहिए। कंडेंसेशन होने के लिए टेम्परेचर का कम होना बहुत जरूरी है, किसी वजह से कम कर दो तो या तो नेचुरली कम कर दो, ठंड के मौसम में कम हो जाता है तो बन गया ओस, और या तो आप किसी दूसरे तरीके से उस हवा को ऊपर उठा दो, किसी भी तरीके से ऊपर उठा दो। अगर वो हवा किसी भी तरीके से ऊपर उठ गई, ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से, आप धक्का मार के उठा दो या वो अपने आप उठ जाए किसी दूसरे कारण से, तो ऊपर जैसे ही उठती है हवा तो धीरे धीरे वही हवा ठंडी होती चली जाती है, हमने कल डिस्कस किया है, और ठंडी होते होते अचानक कंडेंसेशन हो जाएगा, उसके अंदर बन जाएंगे बादल, ठीक है। तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे इसको डिस्कस, बादल। तो बादल के लिए हमने कंडीशन क्या देखा है, यहां पर हवा का ऊपर उठना जरूरी होता है, ठीक है, ओके। अब देखो, ये हवा ऊपर उठी, ये हवा ऊपर उठी और इस जगह पर आकर इसका क्या हुआ, संघनन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, संघनन हुआ और बादल बने, बादल बने और वर्षा हुई, हो गई, ठीक है, वर्षा हो गई। अब देखो, हवा उठेगी क्यों, उठेगी क्यों, हवा क्यों उठेगी भाई, क्या ठ है ये, ऐसे होगा क्या, चलो अब हो गया। हवा क्यों उठेगी, हवा का उठना क्या जरूरी है, धक्का मार दो, गाड़ी में ऐसे हम धक्का मार देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, पर हवा को धक्का मार तो नहीं सकते हैं, क्योंकि हवा को धक्का क्यों नहीं मार सकते हैं, क्योंकि हवा को हम छू ही नहीं सकते, कैसे धक्का मारेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं, हाथ डालेंगे घुस जाएंगे अंदर, है ना। हम धक्का उसी चीज को मार सकते हैं जो ठोस हो, जो द्रव हो, द्रव को भी धक्का मार के निकाल दो, तो ठोस और द्रव को धक्का मार सकते हैं, गैस को नहीं मार सकते,
है ना, क्योंकि गैस के एक मॉलिक्यूल यहां एक मॉलिक्यूल वहां होगा, है ना, किसको धक्का मारेंगे, मॉलिक्यूल को पकड़ने के लिए जाएंगे, चलो हमें पता चल गया यहां मॉलिक्यूल है, पकड़ने के लिए यहां गए, तब तक वो वहां से वहां चला गया, है ना। तो उनके मॉलिक्यूल्स की विशेषता होती है कि ठोस जब होते हैं तो पास पास होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे, तो आप उसे पकड़ सकते हो। गैस होते हैं तो थोड़े लूज होते हैं, लेकिन फिर भी आप पकड़ सकते हो, सॉरी द्रव, लेकिन गैस होंगे तो एक यहां होगा एक यहां होगा, अब पकड़ने के लिए पता चल गया, माइक्रोस्कोप से आपने देखा, अच्छा यहां बैठा हुआ है, पकड़ने के लिए गए, यहां से वहां चला गया, है ना, ये गैस की विशेषता होती है। तो आप गैस को पकड़ ही नहीं सकते, तो धक्का मार नहीं सकते, तो इसे उठने दो, अपने आप ऊपर उठने दो, और ये उठेगी ही उठेगी। कंडीशन क्या है, पहली, ये हवा यहां से ऐसे जा रही है, तो कहते हैं कि इस हवा को कोई बाउंड्री रोक नहीं सकती है भाई, ये आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हां, अगर बीच में कुछ रुकावट हो तो इसकी स्पीड कम हो सकती है, अगर बीच में कुछ रुकावट हो तो इसकी स्पीड कम हो सकती है, लेकिन ये स्पीड कम होने के बावजूद भी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, रोक नहीं सकती है। तो एक मूवी आया था, उसमें सॉन्ग था, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, है ना। तो यहां पर ये आगे बढ़ेगी। अब जब आगे बढ़ रही है तो आपने भारत में यहां पर क्या डाल दिया, यहां पर आपने डाल दिया क्या, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट आपने डाल दिया, ठीक है। अब डाल दिया आपने पश्चिमी घाट, अब पश्चिमी घाट जैसे ही डाला, तब ये हवा की तो विशेषता है, इसे तो जाना ही है आगे। अब कैसे जाएगी भाई, ये कैसे जाएगी, तो ये क्या करेगी, रास्ता ढूंढेगी, रास्ता मिल ही नहीं रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ये ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ के ये यहां से रास्ता मिला, फिर ये ऐसे ऐसे अपना निकलेगी। तो वेस्टर्न घाट के पश्चिमी हिस्से में जब ये हवा ये ऊपर उठी तो संघनन हुआ, बारिश हो गई। तो ये ऊपर उठती हुई हवा बारिश कराए, इसके लिए कोई इसका एक बड़ा सा रोकने वाला मुद्दा होना चाहिए। एक काम करो, बड़ी सी दीवार बना दो पूरे भारत में, हाँ, हवा आएगी रुक जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हवा आके रुक गई, देखो अब देखो ये है आपका ऐसे, फिर क्या हुआ कि ऐसे देखोगे आप तो इधर देखोगे आप, हमने उस दिन पढ़ा था, इधर क्या है हमारा, अराकान योमा, आपको याद होगा, इधर है हमारा म्यांमार में अराकान योमा, और इधर है हमारा यहां पर गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, है ना। अब देखो ये हवा ऐसे जाती है ना, यहां से भी ये हवा ऐसे गई ऐसे। अब क्या है कि ये गारो खासी जयंतिया जो है ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गारो खासी जयंतिया नहीं होती, पहाड़ नहीं होता, तो ये सीधे हवा ऐसे चली जाती, तो भारत के लिए बहुत नुकसान होता। मैंने तभी कहा भारत की एक एग्जैक्ट प्रॉपर लोकेशन है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ये स्थिति, है ना। अब जैसे ही ये हवा इधर गई, ये इसकी ऊंचाई इससे ज्यादा है, गारो खासी जयंतिया की ऊंचाई, सॉरी ये जो हमारा अराकान योमा है, इसकी ऊंचाई वेस्टर्न घाट से ज्यादा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो वो अब आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, मतलब हवा जितना ऊपर उठ सकती है उसकी कैपेसिटी से बाहर है, दूसरी साइड जा ही नहीं पाएगी, है ना। तो वो क्या करेगी, बेचारी हवा इधर ही उलझ के रह जाएगी, है ना, ये बेचारी हवा इधर ही उलझ के रह जाएगी, जितनी हिम्मत है ऊपर उठने की कोशिश करेगी, और सारा का सारा पानी यहां गिरा देगी, है ना। तो इन सब जगहों पर क्या होता है, इन देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, यहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। यहां पर हमारा क्या है, मासेनराम और चेरापूंजी, इस तरह की कंडीशन संरचना है, हवा जाके उधर फंस जाती है ना, हवा उधर गई और फंस गई, निकल ही नहीं पाती, किधर जाऊं, इधर जाऊं फिर पहाड़, इधर जाऊं फिर पहाड़, ऊपर जाऊं पहाड़ ही पहाड़। तो बेचारी इधर जाती है, कोई रास्ता नहीं, ऊपर उठती है फिर बारिश, इधर जाती है कोई रास्ता नहीं, फिर ऊपर उठती है फिर बारिश। लेकिन कुछ हवा इनसे भी ज्यादा जिद्दी होती है, ये बहुत दूर से चल के आई है ना, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है उनके अंदर, बहुत ज्यादा। तो वो कहती है हवा कि तू मुझे जाने नहीं देगा, चल एक और काम करते हैं। तो इधर है हिमालय, तो कुछ हवा ऐसी होती है जो ऐसे गई, यहां गई और खूब बारिश यहां कराई, फिर भी उसके पास बहुत एनर्जी अभी भी बची हुई है ना, बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल वो हवा है। अब वो हवा क्या करती है, यहां से ऐसे मुड़ जाती है, मुड़ती नहीं है, वो वास्तव में कहीं जाने की कोशिश करती है। तो इधर क्या है हमारा हिमालय, उसे जाने ही नहीं देता है, हिमालय की ऊंचाई और भी ज्यादा, वो जाने ही नहीं देता है उधर, है ना। वो हवा, ये हवा मजबूर है, वो कहीं जा ही नहीं पा रही है, तो वो धीरे धीरे इसके सहारे आगे बढ़ती है। तो ये जो हिस्सा है, ये जहां भी हमारा पहाड़ी रीजन है, उन जगहों पर बारिश ज्यादा होगी। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग, इधर आ जाता है हमारा नेपाल, नेपाल से इधर आ जाता है हमारा उत्तराखंड, इधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो ये हवा इतनी पावरफुल है कि ऐसे आगे बढ़ती है, हाँ सिक्किम में भी होती है इस तरह से। और ध्यान रखना है, इसीलिए कहते हैं कि 1 जून को जो मॉनसून
केरल में घुसती है 10 जून को ये वेस्ट बंगाल में आती है ना। ये आने में समय लगता है। कोलकाता में डेट देखोगे मानसून आने की तारीख 10 जून। ठीक है, आप देखो 15 जून पटना, 15 जून पटना, ये डेट है, फिक्स डेट होती है, इसमें आगे पीछे हो सकता है। 22 जून वेस्ट यूपी, वेस्टर्न यूपी और दिल्ली तक, है ना, वेस्टर्न यूपी से लेकर दिल्ली तक। तो धीरे धीरे आगे पहुंचती है हवा, है ना। और क्या होता है आप देखोगे तो ये वर्षा जो ऐसे हवा जो आ रही है तो हर जगह थोड़ी 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 बारिश कराती हुई आ रही है। तो धीरे धीरे इसके अंदर की क्या होती है, ह्यूमिडिटी कम होती जाती है। इसीलिए जब आप यहां से वेस्ट की ओर बढ़ते जाओगे तो वर्षा कम होती चली जाएगी। इसलिए वेस्टर्न यूपी में कम बारिश होती है, ईस्टर्न यूपी में ज्यादा बारिश होती है, बिहार में ज्यादा बारिश होती है, पश्चिम बंगाल में ज्यादा बारिश होती है। यहां से इधर की तरफ बढ़ते जाओगे तो क्या होगा, बारिश कम होती चली जाएगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज्यादा होगी, पश्चिम बंगाल में उससे कम, बिहार झारखंड में उससे कम, ईस्टर्न यूपी में उससे कम। तो इस तरह से क्या होगा, यहां से इधर जाएंगे तो बारिश कम होती चली जाएगी, क्योंकि वो हवा मॉइस्चर कम होती जा रही है उसके अंदर, ह्यूमिडिटी कम होती जा रही है उसके अंदर, है ना। तो इस तरह से ये हवा होती है जो भारत के अंदर हवा कराती है। अब यहां देखो थोड़ा सा इसे ऐसे बना दो। अब कई बार क्या होता है, ये हवा बहुत पावरफुल होती है, ये विंड बहुत पावरफुल होती है, ऐसे भी घुसती है और कई बार ये ऐसे भी घुस जाती है, गुजरात से होते हुए, है ना, ये ऐसे भी घुस जाती है ऐसे। तो कई बार आप देखोगे कि ये कहते हैं कि राजस्थान वाले हिस्से में बारिश कम होती है ना। क्यों, क्योंकि हवा ऊपर नहीं उठ पाएगी। तो हवा को थोड़ा सा ऊपर उठने के लिए जो कंडीशन होती है वो वहां पर होती है अरावली हिल्स, अरावली माउंटेन। लेकिन अरावली माउंटेन की देखो ये सारी चीजें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अरावली की विशेषता क्या है, वो ऐसा है, ऐसा इस तरह से है ना। तो ये हवा सीधा क्या होती है, ऐसे ऐसे पास हो जाती है, उठने का मौका नहीं मिल पाता है। अगर वो ऐसे होती तो नेचुरल कंडीशन होती। इसीलिए कहते हैं कि राजस्थान में बारिश कम होती है। उसके पीछे रीजन ये है कि अरावली हिल जो होती है वो बहने वाली हवाओं के समानांतर हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो पैरेलल हो जाता है तो वो सीधे क्रॉस कर जाती है ना। लेकिन फिर भी कुछ बारिश होती है, मान लो ये पैरेलल तो है लेकिन एक हवा आके यहां से ऐसे टकराई, है ना। और उसी जगह पर एक हिस्सा क्या है, माउंट आबू, जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। तो माउंट आबू वाले हिस्से में बारिश ज्यादा थोड़ी थोड़ी हो सकती है, थोड़ी सी बारिश हो सकती है ना। तो इस तरह से वहां पर, तो माउंट आबू के आसपास वाला एरिया देखोगे वहां पर लेक्स वगैरह बहुत सारी पाई जाती है ना। उसी जगह पर एक सिटी है जिसे हम कहते हैं सिटी ऑफ लेक, लेक सिटी उदयपुर, है ना, क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत इनसे बारिश हो जाती है कई बार। ठीक है, अब यही वाली हवा ऐसे घुमरती हुई यहां पहुंचती है, जो इससे आकर मिल जाती है। ये इधर से आने वाली हवा और इधर से आने वाली, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी बारिश कराती है। और यहां से आने वाली कैसे बारिश होती है, यही हवा, दोनों हवा ऐसे। तो पंजाब में कहां बारिश होती है ना, ये यही हवा घूमती हुई इधर को पहुंचती है, थोड़ी बहुत पंजाब में भी बारिश हो जाती है। ठीक है, इस तरह से पूरे भारत में बारिश होती है। अब यहां पर आपने देखा वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है आपका। अब ये वेस्टर्न घाट में आप ऐसे गई हवा, टकराई और बारिश करवाया पश्चिमी हिस्से में। अब ये फिर हवा, मैंने कहा कि वेस्टर्न घाट की ऊंचाई थोड़ी सी कम है तो बारिश हुई, थोड़ी बहुत हुई। अभी भी हवा में थोड़ी शक्ति है, हवा ये बहुत पावरफुल है। तो यही हवा थोड़ा सा क्या करती है, ऐसे ऊपर उठती है और ऐसे क्रॉस करती है, ऐसे ऊपर उठकर ऊंचाई के अकॉर्डिंग क्रॉस करती है ऐसे। अब जब ये क्रॉस करती है तो इसमें से कुछ हवा जो होती है, तो हवा ऐसे उठी, है ना, उठी तो अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज करेगी। अब फिर इस ऊंचाई पर जाकर मान लो अब इसे मौका मिल गया, अब ये इधर घुस गई, तो जो ये एनर्जी लूज की हुई हवा है उसमें से कुछ हवा नीचे गिर जाएगी। ये हवा की एनर्जी लूज हो गई है काफी ज्यादा, उठ तो गई लेकिन एनर्जी बहुत कम है, तो कुछ हवा यहां से नीचे की ओर गिर जाएगी। तो ये कुछ हवा यहां से नीचे की ओर गिरती है। यही वजह है कि वेस्टर्न घाट के पूर्वी हिस्से में सूखा पड़ जाता है, बहुत ही कम बारिश होती है। जहां हवा नीचे की ओर गिरेगी वहां पर बारिश नहीं होगी। तो ये वाला हिस्सा जो होता है, इसलिए महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में सूखा पड़ जाता है। कहां, काली मिट्टी का जो क्षेत्र होता है उधर सूखा पड़ जाता है। और इधर वाले हिस्से में मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश होती है और नागपुर में कम हो जाती है बारिश, है ना। तो यहां इस वजह से ये हवा ऊपर उठी, यहां पर आकर इधर वेस्टर्न घाट के पूर्वी हिस्से में ये नीचे की ओर गिरी। तो जब ये हवा नीचे की ओर गिर जाएगी, तो जब हवा नीचे की ओर गिरती है तो क्यों होती है, क्यों होता है ऐसे, हम इसे आगे पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे ये क्यों ऐसा होता है। तो यहां पर बारिश, तो ये इसे हम कहते हैं रेन शैडो जोन, वृष्टि छाया प्रदेश। बेंगलोर के क्षेत्र में आएगा, बेंगलोर आ जाता है यहां पर, है ना, इस जगह पर आता है। तो ये तो आ जाता है इसी जगह पर, रेन शैडो में ही आ जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि अब ये हवा यहां नीचे की ओर गिरी, तो नीचे की ओर गिरेगी तो थोड़ी आगे भी बढ़ेगी, है ना। मान लो कि यहां पर ये वेस्टर्न घाट है, यहां पर ये वेस्टर्न घाट है और यहां पर ये हमारा मान लो बेंगलोर
है ना। तो ये हवा यहां से उठी, यहां नीचे की ओर गिरी। अब नीचे की ओर गिरने के बाद भी कुछ हवा ऐसी होती है जो अभी भी बहुत पावरफुल होती है, वो हवा आगे बढ़ती है ना। कुछ तो हवा नीचे रह गई, इसी जगह पर रह गई, लेकिन अभी भी ये हवा जो इतनी दूरी तय करके आई है उसमें बहुत एनर्जी होती है, तभी तो यहां से यहां पहुंच जाती है वो। तो अभी भी इसके पास काफी एनर्जी होती है। तो जब काफी एनर्जी होती है, आगे बढ़ती है, तो बेंगलोर की स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती है, उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। बेंगलोर की हाइट जो है वो वेस्टर्न घाट से थोड़ा सा ही आसपास है। तो जब आप लोकेशन में देखोगे तो वेस्टर्न घाट और बेंगलोर दोनों एक जैसा दिखेगा आपको हाइट के अकॉर्डिंग। तो वो जो कुछ हवाएं जो आगे बढ़ी वो फिर से बेंगलोर पहुंचकर बारिश करा देंगी। तो इसलिए ये रेन शेडो जोन तो है, लेकिन बेंगलोर में फिर भी कुछ बारिश हो जाती है क्योंकि वो ऊंचाई पर स्थित होता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है ना। तो इन्हीं सारी चीजों को हमें बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना होता है। अगर हम बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हो जाता है हमारा काम। ठीक है, अब हवाओं को बहने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए और बारिश होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्लियर है। चलो आगे चलो। अब देखो, एक हवा इधर से आई, वार्म वाटर, गर्म हवा। एक हवा इधर से आई, एक हवा इधर से आई, कोल्ड एयर, नॉट वाटर, एयर। ठीक है, ठंडी हवा, सॉरी गर्म हवा, ठंडी हवा। अब जब इस तरह से कहीं पर भी गर्म हवा और ठंडी हवा मिलेगी, मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि बारिश होगी, उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन में क्या है, कंडेंसेशन का होना बहुत जरूरी है। और कंडेंसेशन के लिए क्या जरूरी है, टेम्परेचर कम होना चाहिए। और टेम्परेचर कम होने के लिए क्या जरूरी है, या तो उसका टेम्परेचर कम कर दो या उसे ऊपर धक्का दे दो, तभी वो कंडेंसेशन होगा। तो एक जगह पर हमने अभी से पीछे वाले में क्या देखा था, अगर सामने कोई पहाड़ रख दो तो वो हवा ऊपर उठेगी तो बारिश होगी। तो पहाड़ के पश्चिमी घाट में, यहां पहाड़ है ऐसे टकराया, तो पहाड़ के पश्चिमी घाट में बारिश होगी और पूर्वी बगल तरफ क्या हो जाएगा, रेन शेडो जोन हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन है, यहां पर हवा क्या सिर्फ पहाड़ की वजह से ऊपर उठती है, पर्वतों की वजह से ऊपर उठती है, नहीं, कुछ और कंडीशन होती है हवा के ऊपर उठने के लिए। वो कंडीशन होती है ये, एक तरफ से ठंडी हवा आई, एक तरफ से गर्म हवा आई, दोनों की टक्कर हुई। जब टक्कर होगी तो क्या होगी, ये हवा इस टक्कर वाले पॉइंट पे ऊपर उठेगी थोड़ी सी, ये थोड़ी सी ऊपर उठेगी टक्कर वाले पॉइंट पे। जहां पर इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है वहां पर बनते हैं चक्रवात, जिसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेम्परेट साइक्लोन, है ना। इस तरह से क्या बनता है हमारा, शीतोष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। हाँ, रुक गई, खत्म हो गया होगा। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, कभी भी आपसे पूछा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। एक तरफ से ठंडी हवा आई, एक तरफ से गर्म हवा आई, गर्म हवा हल्की होती है, ठंडी हवा के ऊपर ऊपर उठ जाती है। जैसे ही ऊपर उठेगी तो अभी अभी हमने देखा कंडेंसेशन होगा, बारिश हो जाएगी। तो जहां पर भी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनेंगे वहां पर भी बारिश होगी, क्यों, कंडीशन वही है, हवा ऊपर उठेगी। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, एक तो ये हो गया हमारा। तीसरा, एक और कंडीशन बनती है, बस हवा को ऊपर ध्यान रखना है, हवा ऊपर को उठेगी। ये क्लास टाइम क्या हुआ देखो, 11:20 हुआ, ठीक है। किसी भी हालत में हवा ऊपर को उठेगी। अब हवा ऊपर को उठेगी तो देखो, मान लो ये पानी है, पानी है, पानी का हिस्सा है। ये क्या है, मान लो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, है ना, ये बंगाल की खाड़ी, ये बे ऑफ बंगाल है। अब बे ऑफ बंगाल में गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी बहुत ज्यादा है तो पानी गर्म हो जाएगा, आसपास की हवा भी गर्म हो जाएगी। ठीक है, गर्मी है तो ये पानी है, मान लो ये पानी है, तो पानी के ऊपर ये हवा है, यहाँ हवा है, तो ये हवा गर्म हो जाएगी, ये पानी भी गर्म हो जाएगी। तो हवा गर्म हुई, पानी गर्म हुआ, ये पानी जैसे ही गर्म हुआ भाप में कन्वर्ट हुआ तो ये क्या हुआ, हवा में जाके मिल गया। ठीक है, हवा और जलवाष्प दोनों आपस में मिल गए, तो क्या होगा, यहां से ये अपने आप, चूंकि गर्मी है बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा है, हवा हल्की हो जाती है गर्म होके, इसलिए यहां की हवा जो होगी क्या होगी, वो अपने आप ऊपर उठेगी। हवा अपने आप ऊपर उठेगी। एक स्पेसिफिक कंडीशन मैंने कल भी यहां पर आपको बताया था, ये जरूरी नहीं है कि पानी के अंदर हो, ये स्थल के ऊपर भी होता है, लेकिन ये पानी के ऊपर ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसा मान लो ये स्थल है भारत में, भारत में गर्मी बहुत ज्यादा है, कौन सा महीना है, जून का महीना, गर्मी बहुत ज्यादा है। ये क्या है हमारा, मान लो ये है हमारा बिहार, ये बिहार है, गर्मी बहुत ज्यादा है, अपने आप हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, अपने आप हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, तो यहां भी हवा गर्म होकर ऊपर गई, पानी पर भी हवा गर्म होकर उठ गई, लेकिन पावरफुल कौन सी होगी, पावरफुल ये वाली ज्यादा होगी, क्योंकि इसे पावरफुल कौन बनाता है, जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा। तो यहां पर क्या है, जलवाष्प ज्यादा मैटर कर रहा है, जलवाष्प इसे बहुत ज्यादा पावरफुल, और भी कई चीजें हैं जो इसे पावरफुल बनाती है, जलवाष्प। अब देखो,
ये हवा ऊपर उठी, ध्यान से समझो इन चीजों को, बहुत जरूरी है। कहीं से जो मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, कहीं से भी, टोटल कॉन्सेप्ट में आपको करवा रहा हूं। तो ये हवा ऊपर उठ गई। अब देखो कि मैं आपको कह रहा हूं कि इस जगह की हवा ऊपर उठ गई, तो यहां पर खाली जगह हो गया, खाली जगह हुआ ना इस जगह पर। अब ये खाली जगह को भरने के लिए आसपास की हवा आएगी, खाली जगह को भरने के लिए आसपास की हवा आएगी, आएगी ना। खाली जगह है तो कोई आके वहां पर घुस जाएगा। घर को खाली रख के जाओ, ताला मत बंद करो, कोई घुस जाएगा आपके घर में, पता चल जाए कि हाँ इसके घर में कोई नहीं। तो ये विशेषता होती है खाली जगह पर, है ना। अब देखो, जब इस जगह पर खाली जगह है और आसपास की हवा आएगी, तो दो फिगर बनाओ। ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये हमारा है दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फेयर। ये खाली जगह है, यहां पर आसपास की हवा भरने के लिए आ रही है। तो जब आसपास की हवा भरने के लिए आएगी, तो आपको मैंने कल ही बताया था कि कोई भी स्वतंत्र रूप से घूमने वाली चीज अर्थ के ऊपर अगर वो स्वतंत्र रूप से घूम रही है, तो कोरियोलिस फोर्स कहेगा कि मैं भी आऊंगा साथ। तो बिना कोरियोलिस, आप भी अगर चलना स्टार्ट करोगे, तो मैंने कल ही बताया था, आप भी घूम जाओगे। तो यहां पर जैसे ही हवा भरने के लिए इसको आएगी, कोरियोलिस फोर्स लग जाएगा, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से उत्तरी गोलार्ध में हवा अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपनी बाईं ओर मुड़ जाएगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, घड़ी की सुई की दिशा में हो जाएगा ये। तो जब ऐसी हवा, ऐसी घूमती हुई हवा जब किसी जगह पर आकर मिलती है, ये भी क्या हो रही है, मिल रही है इस जगह पर आकर, जब ये घूमती हुई हवा किसी जगह पर आकर मिले, तो वहां पर चक्रवात का जन्म होता है, साइक्लोन का जन्म होता है। और ये जो साइक्लोन बन रहा है, ये उष्ण कटिबंध में बन रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन, चक्रवात। क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल। तो ये हमारा क्या बन गया, उष्ण कटिबंधीय। चूंकि ये उष्ण कटिबंध का कौन सा होता है, कहां का क्षेत्र होता है, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा और 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्यों, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो इन उष्ण कटिबंध में समुद्र के ऊपर दोनों जगह बन सकते हैं साइक्लोन, स्थल के ऊपर भी बन सकते हैं, समुद्र के ऊपर भी बन सकते हैं। तो समुद्र वाला ज्यादा पावरफुल होता है साइक्लोन। तो वो साइक्लोन में क्या होती है, हवा ऐसे घूमती हुई हवा, घूमती घूमती यहां से हवा आई, घूमती 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 यहां पर आकर फिर ऊपर उठ गई, ये विशेषता होती है। वहां से आई हवा, घूमती 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 ऐसे ऊपर उठ गई, तो इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये भी हमारा क्या होता है, चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय। ये उत्तरी गोलार्ध में और ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं है समझना, बस हमें हवा को ऊपर उठाना है। हमने 3 तरीके से हवा को ऊपर उठा दिया है, एक पर्वतों के सहारे, दूसरा एक तरफ से ठंडी और एक तरफ से गर्म हवा आई, मिली, गर्म हवा ऊपर उठ गई, दूसरा, तीसरा चक्रवात में। चक्रवात में खाली जगह बीच में बना, गर्मी की वजह से पास पड़ोस की हवा आई, उस खाली जगह को भरने के लिए घूमी, ऊपर उठी, घूम के ऊपर उठती है, ध्यान रखना होता है, इस जगह पर पहुंच नहीं पाती है, वो घूम कर ऊपर उठ जाती है। तो इसे हम कह देते हैं चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसमें भी हवा ऊपर उठेगी और ऊपर उठकर फिर वही प्रक्रिया होगी जो अभी अभी हमने देखा है, और बारिश होगी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या होती है, वो हवा जिसके अंदर जल की मात्रा हो, जलवाष्प की मात्रा हो, उसे आप किसी वजह से धक्का देकर ऊपर उठा लो, संघनन होगा, बारिश होगी, ठीक है भाई। क्लियर है कहानी। ये क्लाइमेटोलॉजी है, एक दिन में समझ में नहीं आएगा, इसकी लगातार चलेगी 2-3 क्लास, तभी जाकर आप पूरा समझ पाओगे। मैं धीरे 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 करवा रहा, ठीक है भाई। अदिति पच जाएगा, हाँ पचाना पड़ेगा, नहीं तो लूज मोशन हो सकता है। अब क्या बताना है इसमें, अच्छा टाइम देख लेना, गुजरात बना दो। मान लो अभी हमें जल्दी जल्दी में बनाना है, कितना मैं धीरे 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 लाइन खींचता चलो, भावनाओं को समझो, है ना। मैप में क्या रखा है, मैप में भी रखा है, एग्जाम हॉल में ऐसे बनाओगे तो मार्क्स कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, मुझे तो एग्जाम देना नहीं, लेकिन आपको देना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेंस में, ठीक है। अब देखो, समझो समझो, जून, देखो जून का महीना है ना, है गर्मी गर्मी गर्मी, हर जगह गर्मी, ठीक है। इनको समझो, हर जगह गर्मी ही गर्मी, गर्मी ही गर्मी। इधर भी डालो थोड़ी सी, इधर थोड़ा कम होता है इसलिए मैंने छोड़ दिया है ना, यहाँ थोड़ा सा कम होता है, पर इसमें भी डाल दो थोड़ी सी गर्मी, आ गई। अच्छा अब देखो, एक कंडीशन यहां देखो,
पानी और स्थल। कौन पहले गर्म होगा? स्थल। ये स्थल होगा पहले गर्म होगा, होगा ना भाई? अच्छा, स्थल पहले गर्म हो जाएगा, ये थोड़ा लेट होगा। अच्छा, कौन पहले ठंडा होगा? स्थल पहले गर्म पहले ठंडा, ये नियम भी है, ये नियम भी है। जो चीज पहले गर्म होती है वो चीज पहले ठंडा भी होता है। जैसे काले कपड़े, ब्लैक कपड़े गर्मी के दिनों में पहनने से मना किया जाता है क्योंकि वो जल्दी गर्म होता है, और अगर आप रात को वो जल्दी, शाम को वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ये नियम होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग गर्मियों में काले कपड़े पहन लेते हैं क्योंकि उनको नहाना वहाना होता नहीं है। तो इस तरह से पानी लेट गर्म होगा, लेट ठंडा होगा। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वाला हिस्सा, स्थल वाला हिस्सा पहले गर्म हो जाएगा, पहले गर्म हो जाएगा। जैसे ही ये गर्म होगा तो दबाव क्या होगा? यहां पर कम होगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, मान लो अब ऐसा समझो कि 2 बज रहे हैं, 2 बजे 2 PM हो रहा है, 2 PM हो रहा है। तो कहां पर दबाव ज्यादा होगा? यहां पर या यहां पर? दबाव कहां पर ज्यादा, टेम्परेचर कहां पर कम होगा? टेम्परेचर ज्यादा कहां पर होगा? यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। यहां पर का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर, उसके आसपास की वायु का टेम्परेचर क्या होगा? कंपैरेटिवली, यहां के कंपैरेटिवली कम होगा। ठीक है, और प्रेशर यहां पर कम हो जाएगा ना, यहां प्रेशर कम हो जाएगा और यहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, होगा। अब जैसे ही प्रेशर में कोई लोचा हुआ वैसे ही विंड का जन्म होगा, हो जाएगा विंड का जन्म, होगा ना हवा का जन्म। तो इस तरह से गर्मी का मौसम हवाओं के बहने के लिए, उन हवाओं के बहने के लिए जो समुद्र से स्थल की तरफ आती है, गर्मी का मौसम एक फेवरेबल कंडीशन होती है। जून में ही क्यों मानसून बनता है? जनवरी में क्यों नहीं बन जाता है मानसून? क्योंकि जनवरी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। फेवरेबल कंडीशन होने के लिए जरूरी है कि गर्मी ज्यादा हो, और गर्मी ज्यादा होने से प्रेशर में डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस होगा तो हवा यहां से यहां की ओर चलेगी। ठीक है, अब देखो, मैंने कल आपको बताया था कि प्रेशर, ये प्रेशर यहां पर 25 है और यहां पर 5 है, और यहां पर 25 है और यहां पर 15 है, तो हवा कहां ज्यादा तेज चलेगी? सर आ गया, 2 मिनट। तो हवा यहां पर ज्यादा चलेगी, यहां से यहां हवा की स्पीड ज्यादा होगी। अगर प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, इसे हम दाब प्रवणता कहा था ना, तो दाब प्रवणता ज्यादा है, तो अगर दाब प्रवणता ज्यादा है तो विंड की स्पीड ज्यादा होगी। हवा अगर बहुत तेज चलती है ना कभी आपके घर के पास, तो आप समझ लो दाब प्रवणता ज्यादा है, है ना। और हवा अगर स्लो चलती है इसका मतलब है दाब प्रवणता कम है। कभी कभी देखा ना, हवा बहुत तेज स्पीड से चलती है तो मतलब क्या, दाब प्रवणता बहुत ज्यादा है। प्रेशर ग्रेडियंट समझ में आया ना, 2 जगहों के प्रेशर में अंतर होता है, उसे प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। जितना बड़ा अंतर होगा दाब प्रवणता उतना। यहाँ पर क्या है 25-5 20, यहाँ पर क्या 25-15 10, तो हवा यहाँ ज्यादा तेज चलेगी। ठीक है, ओके, चलो अब नेक्स्ट चलो। अब देखो, हवा ऐसे घुसी, हवा ऐसे घुसी, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, प्रेशर कम, प्रेशर कम, प्रेशर कम। ठीक है, तो अगर आप देखो इसमें, तो जून के महीने में पूरा उत्तर भारत में क्या होता है, पूरा का पूरा उत्तर भारत में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो प्रेशर उतना ही कम होगा। ठीक है, पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया की बात अगर कर लो, पूरे नॉर्थ इंडिया की बात कर लो, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो प्रेशर कम। ठीक है, उसी समय ओशन में, समुद्र में, ओशन कौन सा हो गया हमारा, कौन सा ओशन हो गया? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल।
कंपैरेटिवली यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है और प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर ज्यादा होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अभी क्या होगा इसमें कि इसमें यहां से जो हवा आएगी वही हवा यहां तक जाएगी। ये हवा घूमती हुई यहां तक इसलिए जा रही है क्योंकि एक तो इस हवा की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है ना। यहां पर हाई प्रेशर, यहां पर तो ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है, यहां पर प्रेशर बहुत ही कम होगा। यहां पर प्रेशर बहुत ही कम होगा। जून के महीने की बात कर रहा हूं, है ना, समझो इसे। जून के महीने में टेम्परेचर बहुत ज्यादा, प्रेशर बहुत कम। यहां पर बहुत कम प्रेशर होगा और यहां पर ठीक इसका उल्टा होगा। तो ये हवा घूमती हुई यहां तक पहुंचेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मॉनसून में, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत ज्यादा होना इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसलिए गर्मी अगर ज्यादा हो रही है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो एक पॉसिबिलिटी बनती है मॉनसून के आने की। गर्मी अगर ज्यादा होगी यहां पर तो टेम्परेचर उतना ही ज्यादा है, प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, तो हवा खींच के आएगी यहां तक। तो हवा खींच के आए मेरठ तक, इसके लिए जरूरी है कि मेरठ का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। या दिल्ली तक हवा आएगी या राजस्थान तक हवा आ रही है तो इसके लिए जरूरी है कि वहां का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तभी प्रेशर कम होगा और ये हवा खींच के यहां तक पहुंच पाएगी। ठीक है, ओके। ये कई सारे फैक्टर्स थे जो मॉनसून के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो इनको हम आ जाते हैं, फाइनली हम इस जगह पर पहुंचते हैं जो है हमारा, जो मैं आपके लिए लेकर आया था आज, ये द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। मॉनसून के बनने का सिद्धांत, द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, इंडियन मॉनसून। तो ये सारा टर्म वन बाय वन आपको सब टर्म समझ रहा, टर्म समझ जाते हो तो अपने आप समझ जाओगे। मैकेनिज्म, मॉनसून हमने समझ लिया, मॉनसून क्या है। मैकेनिज्म मतलब कैसे बनता है, मॉनसून के बनने का सिद्धांत क्या है। अब वो सिद्धांत हमें समझना है, जिसमें पीछे जो हमने चीजें डिस्कस करी वो मैंने तोड़ तोड़ के अलग अलग सेक्शन में आपको बताया कैसे होता है, कैसे बारिश होती है। ठीक है, अब यहां जब हम समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो मॉनसून बनने का सिद्धांत पहला क्या है हमारा, अराइवल एंड एडवांस ऑफ मॉनसून। मॉनसून का आगमन और मॉनसून का आगे बढ़ना। अराइवल मतलब मॉनसून का आगमन और मॉनसून का आगे बढ़ना, एडवांस। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है, अराइवल एंड एडवांस ऑफ मॉनसून, मॉनसून का बनना और उसका आगे बढ़ना। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म्स ब्रिंगिंग रेनफॉल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून रेनफॉल। मतलब कि मॉनसून तो आपका बन गया, अब मॉनसून जब बन गया तो वर्षा होगी, तो वर्षा कैसे होगी इसके पीछे का भी एक नियम होता है, उस नियम को हमने अभी अभी समझा है, हम आगे भी और उसे समझेंगे। ठीक है, मॉनसून का आगमन, इसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, मॉनसून का सिद्धांत कैसे बनता है और कैसे बारिश होती है। मॉनसून का आगमन और आगे बढ़ना, मॉनसून से जो रेनफॉल होती है, और एक तो मॉनसून से रेनफॉल और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून रेनफॉल का मतलब क्या हो जाता है, पूरे भारत में कहां कितनी बारिश होती है। केरल में ज्यादा होती है, महाराष्ट्र के मुंबई वाले सेक्शन में ज्यादा होती है, नागपुर वाले सेक्शन में कम होगी, मेघालय में ज्यादा होगी, पश्चिम बंगाल में कम होगा। तो क्या होगा, मॉनसून जैसे हम पढ़ेंगे यहां पर कि ये भारत में मॉनसून कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसमें 200 से 100 के बीच में बारिश होती है, कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर 50 से 100 के बीच में बारिश होती है, और कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर 50 से कम बारिश होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून रेनफॉल। कहां पर मॉनसून का वितरण कहां पर होता है ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता है। ब्रेक इन द मॉनसून, ब्रेक इन द मॉनसून क्या होता है कि मान लो कि आज बारिश हुई, अगर हवा आ रही है, हवा ह्यूमिडिटी से भरी हुई है, तो डेली बारिश होनी चाहिए। हवा आए जा रही है, ऐसा तो नहीं हवा बीच में रुक गई, हवा बहते बहते हवा तो आ ही रही है, मॉनसून वाली हवा तो आ रही है, तो बारिश तो डेली होनी चाहिए। पर बीच में आज बारिश हुई, 2 दिन का ब्रेक हो गया, इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ मॉनसून, ब्रेक इन द मॉनसून। मॉनसून में ब्रेक क्यों आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ब्रेक इन द मॉनसून, जो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता है, हमें इसको समझना है, ब्रेक इन द मॉनसून। और रिट्रीट ऑफ द मॉनसून, मॉनसून का रिट्रीट का मतलब होता है खत्म होना। मॉनसून कैसे रिट्रीट होता है, कैसे खत्म होता है, इनको हम समझते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, ये सारे पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिनके कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स को मैंने अंदर आपके पास समझाया हुआ है। चलो अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा अराइवल एंड एडवांस ऑफ मॉनसून, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, अराइवल। और अब यही हमारा, जिस समय हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इस पार्ट को डिस्कस करेंगे। चलो इस पार्ट पे आते हैं, ये उतना ही खतरनाक पार्ट है हमारा। तो
ठीक है, वह दिख रहा है ना, उससे आ रहा है, ठीक है। तो द अराइवल एंड एडवांस ऑफ मॉनसून, मॉनसून का आगमन और मॉनसून का आगे बढ़ना। ठीक है भाई, चलें आगे, बचा लोगे ना भाई? ठीक है। पहला है ट्रेडिशनल थर्मल प्रिंसिपल, परंपरागत उष्मा सिद्धांत। ट्रेडिशनल थर्मल प्रिंसिपल, परंपरागत उष्मा सिद्धांत। अब परंपरागत उष्मा सिद्धांत क्या है, इसे मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। यह है परंपरागत उष्मा सिद्धांत। क्या है यहां पर, भारत के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, प्रेशर कम। उसके कंपैरिजन में समुद्र में चले जाओगे यहां और यहां, टेम्परेचर कम। अब एक चीज और यहां पर समझ लो, वो समझना आपके लिए जरूरी है, नहीं तो फिर अपने आप आपका दिमाग ना कहीं घूम जाए। देखो, ये क्या है हमारा स्थल, और ये क्या है हमारा पानी, इसको समझ लो आप। ये स्थल है, तो स्थल क्या होगा, डेंस होगा, सघन होगा, मतलब इसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे, ऐसे होंगे, डेंस होगा। सनरेज आ रही है यहां पर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मान लो है हमारा 50 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है। सनरेज आई यहां पर, इसको गर्म किया, ठीक है। वही 50 डिग्री टेम्परेचर यहां पर आई है, मतलब आप कहोगे कि समान तापमान है, तो स्थल ज्यादा गर्म है और पानी कम गर्म क्यों हो जाता है ना? जैसे अभी अभी मैंने कहा, तो समान टेम्परेचर है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल क्या है, स्थल में ठोस होता है, मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। जो मॉलिक्यूल पास पास होता है, तो ये जो धूप होती है, ये जो गर्मी होती है, ये गर्मी इतने बड़े हिस्से को गर्म करेगी, और नीचे वाला हिस्सा ऐसा ही रह जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि सनरेज अंदर तक नहीं जा पाएगी, इतना बड़ा हिस्सा। तो क्या होगा, इस छोटा सा सेक्शन ही गर्म होगा और वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। अब जब यही 50 डिग्री यहां आ रही है, तो पानी के मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं, तो ये सनरेज क्या होगी, नीचे तक पहुंच जाएगी। तो इतनी ही एनर्जी से इसका इतना हिस्सा गर्म होता है और इसका इतना हिस्सा गर्म होता है, समझ रहे हो? तो ये क्या होता है, ये वाला हिस्सा जल्दी गर्म हो जाता है, ये जल्दी गर्म हो जाता है, स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, और ये वाला हिस्सा देर से गर्म होता है, क्योंकि ये बड़े हिस्से को, उतना ही तापमान बड़े हिस्से को गर्म करता है, तो ये देर से होगा। समझ रहे हो ना इसके पीछे का साइंस? उतना ही है, 100 ही, 50 ही है, इतना ही गर्म हो रहा है, 50 है इतना गर्म हो रहा है, ये देर से गर्म होगा, क्योंकि इतने बड़े हिस्से को गर्म करने में ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए ये वाला हिस्सा, अगर आप 2 बजे दिन में बात कर लो, 2 बजे है ना, 2 PM कर लो यहां पर आप, तो ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और ये कंपैरेटिवली कम गर्म रहता है, होगा, समझ आ रहा है ना आपको? तो यहां पर क्या होगा, स्थल पर यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत गर्मी हो गई है, और प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। कंपैरेटिवली यहां पर का टेम्परेचर क्या है, पानी पर का टेम्परेचर, इसके ऊपर की हवा का टेम्परेचर, टेम्परेचर कम है, तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। समझ आ रहा है ये? तो क्या होगा, पानी पर से हवा जो होगी वो किधर की ओर जाएगी, इधर से इधर की ओर हवा, स्थल की ओर हवा चलेगी, चलेगी ना हवा इस तरह से। क्लियर हुआ ये? तो इसी को हम कहते हैं थर्मल प्रिंसिपल, इसी को हम कहते हैं उष्मा सिद्धांत। उष्मा सिद्धांत क्या है, जो उष्मा की वजह से जो प्रेशर में अंतर आया है, उस अंतर की वजह से जो हवा चली है, वो हवा अपने साथ ह्यूमिडिटी भी लाएगी, और वही ह्यूमिडिटी यहां पर आकर, अगर कोई पहाड़ मिल गया उसे, तो यहां टकराएगी, ऊपर उठेगी और बारिश कर देगी। इसे कहते हैं उष्मा सिद्धांत, थर्मल प्रिंसिपल। तो पहला प्रिंसिपल हमारा जो था, जो अभी अभी आपने देखा, थर्मल प्रिंसिपल, वो समझ आया आपको कि थर्मल प्रिंसिपल क्या है? पहला थर्मल प्रिंसिपल, ठीक है, ट्रेडिशनल थर्मल प्रिंसिपल। ओके, चले, इस वजह से कहते हैं, देखो, जब भारत में बारिश होती है, मानसून वाली बारिश होती है, वो बड़ा, समझ लो कि गुचर मुचर है। जिस तरह भारत का हड़प्पा सभ्यता गुचर मुचर है ना, उसी तरह से ये वाली भारत में जो मानसून है, ये हवा, पूरी दुनिया के लोग इस पर रिसर्च करने के लिए आते हैं कि ये गुचर मुचर कैसे हो जाता है। तो ये रिसर्च होती है इस चीज पर, बहुत लोगों ने रिसर्च किया, तो रिसर्च करके अलग अलग चीजें सामने आई। हम उन्हीं रिसर्च में से कुछ रिसर्च को पढ़ेंगे यहां पर, कि जिसकी वजह से बारिश होती है। तो एक तो ट्रेडिशनल थर्मल प्रिंसिपल है पहला, जो इस वजह से बारिश होती है, ठीक है। ओके, चले आगे, चलो, नेक्स्ट वन है इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज थ्योरी ऑफ फ्लोन। एक ज्योग्राफर थे फ्लोन, उनका कहना था इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज थ्योरी, पर ये बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है हमारे लिए, है ना। ये फेवरेबल ये है क्या, मैं आपको ये बता देता हूं, ताकि आप कभी पढ़ो तो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखो,
समझ आ गया इक्वेटोरियल। अब इक्वेटोरियल क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसे माना जाता है कि ये ITCZ की नॉर्मल कंडीशन कहाँ होगी, इक्वेटर के पास होगी, क्योंकि वहीं पे हवा मिलेगी। तो उसी इक्वेटोरियल, इसे इक्वेटोरियल इसलिए कहा गया है क्योंकि इक्वेटर के पास नॉर्मल कंडीशन है, तो वहीं पर इक्वेटर के पास हवा चलती है ऐसे, ठीक है। तो इसलिए से कहा गया इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज थ्योरी ऑफ फ्लॉन। फ्लॉन कौन है, वो व्यक्ति है, ओके, ये आ गया। फिर सबसे खतरनाक आ जाता है हमारा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम थ्योरी ऑफ कोटेश्वरम। एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोटेश्वरम, उन्होंने एक पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत दिया। ईस्टर्ली का मतलब हो गया पूर्वी, जेट स्ट्रीम सिद्धांत, ठीक है भाई, समझ लें इसको। चलो देखो, फिर से एक चीज समझो आप, मान लो ये दो मैप हमने बनाया, ये हमने बना लिया। पहले इस मैप को देखो, ये हमारा मैप है जनवरी का मैप, ठीक है, और ये हमारा मैप है जून का मैप, ओके। अब देखो इसे समझो कि हो क्या रहा है, यहां पर एक गड़बड़ क्या हो रहा है, उस गड़बड़ को समझो। आपको पता है कि एक हवा ऊपर चलती है, कल ही हमने डिस्कस किया था, जिसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम, कल किया था ना। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर आती है, और आपको पता ही है कि वो हवा कैसे चलेगी। चलो एक और यहाँ पर पेज ऐड कर लेते हैं, है ना। वो हवा कैसे चलती है जेट स्ट्रीम, ऐसे चलती है ना, ऐसे। ये जेट स्ट्रीम है ना, अब ये जेट स्ट्रीम है, देखो। अब अगर ये जेट स्ट्रीम है, तो ये जेट स्ट्रीम जो है, इसे हम कहेंगे, मान लो ये हमारा आ गया जनवरी का जेट स्ट्रीम। देखो समझो, जनवरी की जेट स्ट्रीम, और एक और जेट स्ट्रीम बनाते हैं। ये है मान लो हमारा जून का जेट स्ट्रीम। दोनों में कुछ अंतर है ना, अंतर कुछ, ठीक है, वही अंतर समझना है। ओहो, पीछे जाना। देखो जनवरी की जेट स्ट्रीम, तो जनवरी की जेट स्ट्रीम क्या है, पावरफुल ज्यादा है, शक्तिशाली, सॉरी शक्तिशाली, स्पीड ज्यादा तेज है इसकी, क्षेत्र इसका, क्षेत्रफल इसका, क्षेत्र बड़ा है, लार्ज है, ज्यादा एरिया कवर कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, ऐसे समझो आप कि जो जनवरी का महीना है, ये जनवरी का महीना है, इसमें जेट स्ट्रीम कुछ ऐसे चलती है कि भारत के ऊपर वो नीचे की तरफ आती है। जनवरी के महीने में जेट स्ट्रीम कुछ ऐसे चलती है कि वो भारत के ऊपर नीचे की तरफ आती है, ऐसे। भारत जहां पर इंडिया है वहां वो ऐसे गिरेगी, ठीक है, ऐसे गिरेगी। और कहां पर ऊपर की ओर उठेगी, मेडिटेरियन सी में। तो ये मेडिटेरियन सी है यहाँ हमारा, है ना, ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। तो यहां पर ये ऊपर की ओर उठती है, ठीक है, ऐसे चलती है, और इस जगह पर वो इंडिया है हमारा, तो ये नीचे की ओर गिरती है, समझो, ठीक है। अच्छा, गिरने का मतलब यह है कि ऐसे समझ समझो कि गिरती है, गिरने का मतलब यह है कि हवा जो बहती है ना, तो वो ऐसे बहती है, तो जहां पर वो हवा ऐसे जा रही है, वहां पर नीचे में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, कि गिर रहे, कहीं पर आप गिर रहे, हवा गिर रही, जब भी समझो हवा नीचे गिरती है, नीचे में जमीन पर प्रेशर ज्यादा, तो इस जमीन पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। और जहां पर हवा ऊपर उठ रही है, तो जमीन पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो कभी मैं आपसे कहता हूं कि हाई प्रेशर है वहां पर, तो हाई प्रेशर, अभी अभी मैंने देखा, अगर हाई प्रेशर है तो इसका मतलब दो हो जाता है। एक मतलब क्या हो जाता है, अगर हाई प्रेशर है इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कम है, तभी तो हाई प्रेशर होगा। अगर हाई प्रेशर है इसका मतलब टेम्परेचर कम है। और दूसरा, अगर हाई प्रेशर है इसका मतलब है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, हवा नीचे की तरफ आ रही है। दोनों कारण से किसी जगह पर प्रेशर ज्यादा होता है। टेम्परेचर कम है मतलब ठंड का समय है, तो ठंड का समय है तो टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर। और अगर हवा नीचे गिरे, अगर हवा नीचे की ओर गिर रही है तो वहां पर भी हाई प्रेशर होगा। जनवरी का महीना है, समझो इसे, जनवरी का महीना है, भारत में ठंड ज्यादा है ना, ठंड ज्यादा, तो पहले से वहां क्या है, हाई प्रेशर है। और फिर यही हवा जेट स्ट्रीम नीचे की ओर भी आ रही है, तो ये दोनों मिलके डबल हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है जनवरी के महीने में। तो जनवरी के महीने में भारत के नॉर्दर्न इंडिया पर
हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है जिसके पीछे दो कारण हैं, एक टेम्परेचर का कम होना और दूसरा जेट स्ट्रीम का डाउनवर्ड मूवमेंट। पक्का? ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज और देखो, तुम्हें सब एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, दिखाते दिखाते पता नहीं कितनी चीजें दिखाते। देखो अब ये जब हवा नीचे की ओर आ रही है ना, तो क्या होता है कि इतनी नीचे की ओर आ जाती है, पहले तो बहुत ऊपर बहती है, इतना नीचे की ओर आने का मतलब चौड़ा एरिया हो जाता है इसका, है ना। जैसे ही इसका एरिया वाइड हो जाता है तो नीचे वाला सेक्शन जो है ना वो क्या होता है, वो हिमालय से टकरा जाता है। ये बीच में आ गया हिमालय, ये बीच में आ गया हिमालय। तो क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना है, आप जब भी पढ़ोगे, जैसे ये हिमालय है ना, ये हिमालय है, तो जब ये हवा इधर से इधर घूमती हुई आती है तो हिमालय का एक हिस्सा रोकता है, हिमालय से रोकता है, तो एक इधर से जाती है और एक इधर से जाती है, एक इधर से जा रही है और एक इधर से जा रही है। तो ध्यान रखना है, कभी बुक आप पढ़ो तो वहां पर आपको ये स्टेटमेंट मिले कि ठंड के दिनों में जेट स्ट्रीम हिमालय के पास आकर दो भागों में बट जाती है, दो भागों में, है ना। तो ये कैसे बट गई, वो एरिया वाइड हो गया, तो नीचे वाला सेक्शन हिमालय को टच कर गया, तो हिमालय ने रोक दिया, उसे कहां जा रहा है, रुक। तो इसने कहा हवा तो बहुत तेज है, वो कहेगी कि मैं रुकूंगी नहीं, तो वो रास्ता बनाएगी अपना, तो एक इधर से निकल जाएगी और एक इधर से निकल जाएगी। तो ठंड के दिनों में जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर दो भागों में निकल जाती है, एक भारत हिमालय के इधर से, एक हिमालय के पीछे से। ठीक है, तो दो कंडीशन है जो हमें यहां पर समझना है। पहली कंडीशन, जेट स्ट्रीम और ज्यादा भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, हाई प्रेशर क्रिएट करता है, क्यों, क्योंकि उसका मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, नीचे की तरफ होता है। और दूसरा, दो सेक्शन में जेट स्ट्रीम बढ़ जाती है, एक हिमालय के आगे से और दूसरी हिमालय के पीछे से होकर निकलती है। ओके भाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे समझो, एक और फिगर में समझो आप, ये भारत है, यहां पर ठंड बहुत ज्यादा है, यहां पर ठंड कम है, ठीक है। तो यहां पर ठंड बहुत ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर ठंड कम है तो टेम्परेचर क्या है, कम है, सॉरी टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो हवा यहां से यहां चलेगी। और उसी समय क्या हो रहा है, ये नेचुरल कंडीशन है, ठंड की वजह से है, उसी समय जेट स्ट्रीम यहां पर ऐसे हो रहा है, जेट स्ट्रीम ऐसे हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इसकी वजह से प्रेशर जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया, और यहां पर कंपैरेटिवली कम है, तो हवाओं की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये ठंड के दिनों की कहानी होती है। ठंड के दिनों में दो रीजन मैंने आपको बताया, टेम्परेचर की वजह से प्रेशर ज्यादा है और जेट स्ट्रीम के मूवमेंट की वजह से प्रेशर ज्यादा है। ठीक है भाई, चलो आगे चलो, पीछे चलो थोड़ा सा। अब ये आ जाता है हमारा गर्मी का दिन। अब गर्मी के दिन में दो चीज फिर से, पहली चीज कि जेट स्ट्रीम का एरिया छोटा हो जाता है ना, जेट स्ट्रीम का जो एरिया है वो छोटा हो जाता है, पतली हो जाती है जेट स्ट्रीम, ठीक है, एक। और दूसरी, इसका इंडिया के ऊपर से अपवर्ड मूवमेंट होता है, अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जा रही होती है, ऐसे इंडिया के ऊपर से ये ऐसे जाती है, ठीक है। दोनों में अंतर है ना, ठंड के दिनों में और गर्मी के दिनों में। इससे क्या होता है देखो, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से आपको समझना है। यहां क्या होगा देखो, ऐसे समझो कि जब हवा यहां नीचे गिर रही है तो जहां गिर रही है वहां जमीन पर प्रेशर ज्यादा, और जब हवा ऊपर उठ रही है ऐसे, तो क्या होगा, जब ये हवा ऊपर उठेगी तो नीचे की हवा को भी ऊपर ले आएगी उठा के, तो जब हवा ऊपर उठेगी तो जमीन पर लो प्रेशर बनाएगी, नीचे की हवा को भी ऊपर उठा लेगी तो जमीन पर क्या बनाएगी, वो लो प्रेशर बनाएगी। ठीक है, अब इसे एक मैप के फॉर्मेट में समझो। इतना मैप बनाना पड़ता है, मान लो ये देखो, अब ये कौन सा महीना है आपका, जून का महीना है, ये जून का महीना है, तो जून के महीने में जेट स्ट्रीम क्या हो रही है, यहां से ऊपर की ओर उठ रही है, उठ रही है ऊपर की ओर। तो देखो यहां पर जून का महीना है तो टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है भारत के ऊपर, है ना, टेम्परेचर ज्यादा, तो प्रेशर क्या है भारत के ऊपर, कम है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो टेम्परेचर की वजह से, दूसरी क्या है, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम का क्या हो रहा है, अपवर्ड होता है मूवमेंट, तो जब अपवर्ड मूवमेंट होगा तो नीचे की हवा को और भी ऊपर ले जाएगी, तो जब नीचे की हवा को ऊपर ले जाएगी तो क्या होगा, प्रेशर और भी ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, इन सबको लास्ट में हम एक ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मॉनसून के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है, लास्ट में हम अरेंज कर लेंगे, अभी मैं उसे तोड़ तोड़ के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं,
ठीक है। तो जून के महीने में भारत के क्षेत्रों में स्थल पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और उस लो प्रेशर को जेट स्ट्रीम और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो क्या मॉनसून जेट स्ट्रीम के बनने जेट स्ट्रीम के बनने में मॉनसून हेल्पफुल है, क्योंकि वो लो प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए मॉनसून के आगमन में जेट स्ट्रीम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, लो प्रेशर तो यहां पहले से है, लो प्रेशर की वजह से हवा आ रही है, अब जेट स्ट्रीम ने लो प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, है ना, तो हवा और भी तेज आएगी, दूर तक आएगी, दूर तक आएगी। ये भी एक रीजन है कि ये हवा यहां से घूमती हुई यहां तक पहुंच जाती है। ठीक है भाई, तो क्या हुआ हमारे पास, ये मॉनसून के बनने में, मॉनसून में जेट स्ट्रीम ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जेट स्ट्रीम क्या है, क्लियर है ना, एक हवा जो बहुत तेज स्पीड से चलती है, कहां पर, क्षोभ मंडल में सीमा पर, ऊपरी सीमा पर, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर। ये जेट स्ट्रीम कहीं पर नीचे जाती है, कहीं पर ऊपर आती है। ये जेट स्ट्रीम जहां पर नीचे जाएगी वहां जमीन पर हाई प्रेशर बना देगी, और ये जेट स्ट्रीम जहां ऊपर जाएगी इस जगह पर, वहां जमीन पर लो प्रेशर बना देगी। तो जब ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनाएगी तो जमीन पर बना रही है, तो नीचे चलने वाली जो विंड है वो विंड भी उससे प्रभावित होगी। तो ये है रोल ऑफ जेट स्ट्रीम इन क्रिएशन ऑफ और एडवांसमेंट ऑफ मॉनसून। मॉनसून के जन्म में, आप कह सकते हो जन्म में सहायक नहीं होता है ये, मॉनसून के आगे बढ़ने में ये सहायक होता है। जन्म इससे कोई प्रभावित नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। क्रिएशन, आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि जेट स्ट्रीम का रोल मॉनसून के बनने में है, नहीं है, पर जेट स्ट्रीम का रोल मॉनसून के आगे बढ़ने में है। इस चीज को ध्यान रखना है, मॉनसून के बनने में इसका रोल नहीं है, लेकिन मॉनसून के आगे बढ़ने में इसका रोल है। ठीक है भाई, ओके। टाइम देख लो एक बार बाबा, 1:45 हो रहा है, छोड़ देना है 2 बजे, ओके। और वो 15 मिनट में टॉपिक होगा नहीं, इसलिए मुझे छोड़ना ही पड़ेगा जो नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, अब एक चीज और देख लो पहले यहां पर। तो ये जो जेट स्ट्रीम है, ये जो जेट स्ट्रीम जो आपने पढ़ा, ये मॉनसून के आगे बढ़ने में सहायक है, आगे बढ़ने में सहायक है ना, आगे बढ़ने में सहायक है, जन्म में नहीं है, मॉनसून के बनने में नहीं इसका कोई रोल है। अच्छा देखो, ये मॉनसून जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है ना, ये पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है ना मॉनसून भाई, तो इसे क्या कहते हैं, पछुआ जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर जो मॉनसून जो हमारा जेट स्ट्रीम बह रही है, जो हवा बहुत तेज गति से बह रही है, उसे हम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, पछुआ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बहुत तेज गति से चलने वाली हवाएं। अगर कोई एरोप्लेन बहुत तेज गति से चलती है तो हम क्या कहते हैं, जेट प्लेन। जेट का मतलब क्या हो जाता है, बहुत तेज गति से चलने वाली। स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होती है, स्ट्रीम, हम ध्यान रखना, अगर जेट स्ट्रीम बात हो रही है तो उसमें स्ट्रीम का क्या मतलब हो जाता है, स्ट्रीम का मतलब हो जाता है कि हवा की एक मोटी राशि, वायु राशि, ऐसा नहीं है कितनी पतली है, स्ट्रीम का मतलब हो गया मोटी वायु राशि। मोटी का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा, मोटी वायु राशि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चले, स्ट्रीम है वो, है ना। अगर कभी पूछे स्ट्रीम का क्या मतलब है, एक मोटी, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाता है, पानी की एक मोटी राशि जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है, तो हम उसे बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम मतलब हवा की एक मोटी राशि जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है, वो हो गई स्ट्रीम। और जेट जो बहुत तेज चलती है, गल्फ स्ट्रीम को हम जेट स्ट्रीम नहीं कहते हैं, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन हवा जो ऊपर चल रही है वो स्ट्रीम है, और जेट स्ट्रीम है क्योंकि वो बहुत तेज चल रही है। ठीक है, तो यहां पर जेट स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या है, जेट क्या है, इसे इसके साथ नाम लगा देते हैं क्या, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, पछुआ, क्योंकि ये पश्चिम दिशा से आगे बढ़ती है, तो ये पछुआ जेट स्ट्रीम हो जाती है। ठीक है, अच्छा